नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दों के साथ, कुछ खास मेहमानों के साथ सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है एजेंडे में। राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी पर फिर हमला। विदेश घूम रहे प्रधानमंत्री, लेकिन आत्महत्या करने वाले किसानों से मिलने का और सियासी दलों में गठन विलय और गठबंधन के बीच बिहार में सियासी घमासान। चलिए, दो खास मुद्दे हैं आज। जिस तरीके से पहला मुद्दा जो आज हमारा है वो है राहुल गांधी अमेठी पहुंचे हुए हैं। वहां पर मोदी सरकार पर जमकर के उन्होंने निशाना साधा, 10 में से 0 नंबर दिए। लेकिन सवाल यही कि अब जिस तरीके से किसान के प्रति अपना प्रेम दिखा रहे हैं, तो क्या सरकार पर कहीं ना कहीं अब विपक्ष जो एक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, अब राहुल गांधी के एक्टिव होने से क्या दबाव में आ रही है सरकार? ये आज का हमारा मुद्दा है। जिस तरीके से बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी कि आखिर में किसानों से मिलने क्यों नहीं पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, हर जगह विदेश घूम रहे हैं। आइए जरा पहले सुनते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फूड पार्क इस डिस्ट्रिक्ट को, अमेठी को, बाकी 4, 5, 10 डिस्ट्रिक्ट्स को बदल देता। क्यों बदलता? क्योंकि जो आज किसान अपना माल मंडी में बेचता है वो डायरेक्ट फैक्ट्री में बेचता, तो किसान को बहुत ज्यादा पैसा फैक्ट्री से मिलता, फायदा होता। विजन था, सोच थी कि हम फूड पार्क लाएं, यहां पे 5, 6, 10 डिस्ट्रिक्ट्स का फायदा हो, किसानों का फायदा हो, मजदूरों का फायदा हो। मगर अब मोदी सरकार ने उसको छीन लिया, और मुझसे नहीं छीना है, वो किसान से, मजदूर से, कमजोर लोगों से छीना है। और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इन पर दबाव डालें और ये फूड पार्क वापस आए। चलिए, तो अभी भी फूड पार्क को लेकर के लगातार कवायद जारी है। आपको अब सुनाते हैं क्या कुछ कहा हरसिमरत कौर ने इस जवाब में, और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई। दोनों प्रतिक्रियाओं को सुनिए। आरोप तो मैं उनके ऊपर लगाती हूँ कि 4 साल में उन्होंने क्यों नहीं लगाया। हमारी सरकार को तो आया अभी 1 साल हुआ है, 4 साल इनकी सरकार थी, क्यों नहीं लगाया ये तो वो बताएं। ये फूड पार्क हमने कैंसिल नहीं किया है, जो प्रमोटर थे उन्होंने अपने आप विड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पे फूड पार्क के नाम पे एक बहुत मेगा झूठ बोला जा रहा था। सस्ते दाम पे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से गैस लेके एक कैप्टिव पावर प्लांट लगा के उस पावर को महंगे दाम पे बेच के ये प्रमोटर अपना पैसा मुनाफा कमाने के, इनका ये रेवेन्यू मॉडल था कि हमारा रेवेन्यू 70% तो हम बिजली बेच के करेंगे। तो ये एक बिजली का प्रोजेक्ट था, ये कभी फूड का प्रोजेक्ट था ही नहीं। मोदी जी के सरकार के ऊपर इस प्रकार की निंदा डालकर राहुल गांधी क्या अपने निकम्मेपन को दिखाना चाहते हैं? क्या ये प्रोजेक्ट आपके लेजीनेस के कारण नहीं हुआ था? क्या यह सच नहीं है? उस कंपनी ने जो कंसेशंस मांगे थे, क्या आपने क्यों नहीं दिया है? क्या आप उस प्रोजेक्ट या स्पॉन्सर की तरफ से, क्या आपकी तरफ से कोई अपेक्षा थी? क्या वो अपेक्षा पूरा होने के कारण, ना होने के कारण आपने वो कंसेशंस नहीं दिया है? सच्चाई को आपको बताना है राहुल गांधी। ये हमारे सरकार ने कुछ किया ही नहीं। ये जो कुछ 4 साल में ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ, ये आपके निकम्मेपन को दर्शाता है। पहले मुद्दा संसद में उठा और अब सड़क तक इस मुद्दे को ले जाने की कवायद में है राहुल गांधी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मिथिलेश प्रसाद जी जुड़ चुके हैं, नेता जेडीयू के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इरफान रसूल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आप सबसे चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और बात हम कर रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी आक्रामक मुद्रा में नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं प्रधानमंत्री विदेश घूमने जा रहे हैं, किसानों घर क्यों नहीं जा रहे हैं। जरा उस बयान को भी सुनिए, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। ये सरकार
अमेरिका गए, कनाडा गए, कई जगहों पर गए, लेकिन किसान के घर नहीं गए, कहना है राहुल गांधी का। चलिए, तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उपेंद्र जी आपसे, अब जिस मुद्दे को लेकर के पहले संसद में हंगामा, उसके बाद से सड़क तक इस मुद्दे को लेकर के आए हैं, कैसे देख रहे हैं आप राहुल गांधी के अब जो तेवर राहुल गांधी ने अपनाए हुए हैं? चलिए, अच्छी बात है। विपक्षी नेता का जो उनका धर्म है उस धर्म को निभा रहे हैं, और एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, और एक मुखर विपक्ष का भी होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर मुखर विपक्ष ना हो तो सत्तारूढ़ दल को लगता है कि भाई हम जो कर रहे हैं वही सही है, तो उसके ऊपर ब्रेक लगाने के लिए। और ये अच्छी बात है कि बहुत साल के बाद हम देख रहे हैं कि कोई पार्टी विपक्ष की भूमिका में है, क्योंकि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उसमें विपक्षी पार्टियां विपक्ष की भूमिका में नहीं दिखाई पड़ती थी। उसके कारण हुआ कि रामदेव का मूवमेंट चला, अन्ना का मूवमेंट चला, केजरीवाल का मूवमेंट चला, क्योंकि उसमें जो विपक्षी पार्टियां थी वो लगभग मूक दर्शक बनी थी। भारतीय जनता पार्टी भी एक विपक्षी पार्टी के रूप में विपक्षी पार्टी की भूमिका नहीं निभा पा रही थी, लेकिन ये विपक्षी पार्टी की भूमिका निभा रहे हैं। संसद के अंदर निभा रहे हैं, अच्छी बात है। संसद के बाहर निभा रहे हैं, वो और भी ज्यादा अच्छी बात है। इसलिए जो इनका नए रूप में राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे हैं, तो एक डेमोक्रेट होने के नाते, एक लोकतांत्रिक व्यक्ति होने के नाते मैं कहूँगा कि एक भारत के लिए एक अच्छा, एक सकारात्मक है। बाकी वो कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं तो जो उनकी समझ है, राजनीति वाले झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं। जैसे वो जो बोल रहे हैं फूड पार्क पर, वो पूरी सच्चाई नहीं बतला रहे हैं, क्योंकि उसमें जो मंत्री कह रही हैं उसकी बात में दम है कि जब 10 में बनना था पार्क को, तो 4 साल तक तो वहीं के एमपी थे, अमेठी के एमपी थे, केंद्र में सरकार में थी। फिर एक जून 15 में वो फाइनली स्क्रैप हुआ है, मतलब सरकार आने के 1 महीने के बाद फाइनली स्क्रैप हुआ। लेकिन उसके पहले ही जो कंपनी थी जिसे फूड पार्क बनाना था, उसने अपने आप को विथड्रॉ कर लिया था। तो कंपनी जिसको चलाना वो खुद विथड्रॉ कर रही है, तो इसमें केंद्र सरकार क्या करेगी? तो इसीलिए जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष की भूमिका में है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, तो इससे देश का लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतंत्र में लोगों की आस्था बढ़ती है। इसलिए इस कारण से मैं इसका स्वागत करता हूं। चलिए, इरफान साहब आपसे जानना चाहेंगे, अब पहले बहुत ये कहा गया कि विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा है, राहुल गांधी छुट्टी पर है, लेकिन छुट्टी से आने के बाद संसद हो या फिर अब सड़क, हर जगह केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी के इस नए रूप, नए अवतार को? नहीं है जो अमी तूने अमानत उनको सौंपी, ये वो राहबर हैं कांपते हैं जिनसे राहजन साकी। अगर जनता ने, मुल्क की आवाम ने मैंडेट दिया है, जनादेश दिया है, और भारत सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं, तो तरक्की के दौर में, जैसा उपेंद्र जी ने कहा, कि विपक्ष की भी भूमिका और विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है कि वो मॉनिटरिंग का काम करे, ये तय करे कहाँ काम सही हो रहा है, कहाँ गलत। लेकिन जो दावा किया गया था कि फूड पार्क 2010 में बनना था, आखिर ये देर क्यों हुई, इसकी वजह क्या है? मुझे लगता है राहुल गांधी को इसकी भी सफाई पेश करनी चाहिए। और जिस तरह से आपने मंत्री का भी, मौजूदा भारत सरकार के जो मंत्री, उनका बयान सुना कि वो बिजली के नाम पर और इस तरह के जिससे करप्शन और बदउनवानी के आसार थे उसके नाम पर, ये बहुत बड़ा मेगा करप्शन है। तो इस पर भी मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को और सरकार को, सत्ता पक्ष को भी सफाई देनी चाहिए, और राहुल गांधी को भी वजाहत करनी चाहिए, सफाई पेश करनी चाहिए कि आखिर अमेठी में अब तक हुआ क्या। ये भी हो सकता है विपुल कि अमेठी में कोई देखने वाला नहीं था, कोई निगरान नहीं था, अब की होश आया है उनको कि पूरे उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी साफ हो गई है, माँ बेटे की सीट ही बची है, तो उस पर ध्यान दिया जा रहा है या सोचा जा रहा है। लेकिन जब वक्त था, जब सोच सकते थे, जब काम हो सकते थे, तब आखिर रुकावट क्यों आई और इसको क्यों रोका गया?
मिथिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे अब जिस तरीके से आक्रामक दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी सर, किसान एक ऐसा पहलू है जिसको लेकर के पहली बार सरकार ऐसा लग रही है कि डिफेंसिव मोड में आती हुई दिखाई दे रही है। पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है और खासतौर से उसको जो लीडरशिप मिल रही है वो राहुल गांधी की मिल रही है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? ये तो बात विपुल जी साफ झलक रहा है, विपक्ष सक्रिय हुआ है और सभी तमाम विपक्ष के जो लोग हैं कहीं न कहीं थोड़ा सा भूमि अधिग्रहण कानून जो लाया गया है, क्या कि 2013 में आया, तो तमाम विपक्ष के लोग एकजुट होकर के पक्ष और विपक्ष उसे सपोर्ट किए थे और मेज थपथपा करके पास किए थे। लेकिन आज के डेट में जिस टाइप से जो सरकार जो आज तत्कालिक सरकार भाजपा की जो लाई, मोदी सरकार जो लाई है बिल, ये बिल में निश्चित रूप से मेजर फॉल्ट है और किसानों को एक तरह से जो उसका मूल अधिकार है उसे छीनने का प्रयास एक है। इसके लिए तमाम विपक्ष और खासकर के कांग्रेस के राहुल जी को जो आज स्टेटमेंट तमाम जगह चाहे लोकसभा से लेकर के सड़क तक के जो आया है, यह बड़ा ही एक तरह से देखा जाए दूरगामी सोच के लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं, जनता एक्सेप्ट कर रही है। और कल तक के पप्पू और राहुल गांधी को लोग कहते थे और पप्पू की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। आज तमाम जगह देखें, आज जो अमेठी में जो उन्होंने गए और जैसे जैसे जगह जगह पर लोग का भीड़ जमा हुआ और भीड़ में उतर कर के लोग के बीच में जो संबोधन दिए, तो ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है संसद से सड़क तक के उस गांव, उस गरीब, उस किसान तक के आज राहुल जी की भूमिका है, यह बहुत ही सराहनीय है। और सरकार की जो बड़ी कंपनी या बड़े पूंजीपतियों की फायदा के लिए जो कदम उठाया गया था, उस पर बड़ा सटीक जो है विपक्ष का प्रहार हुआ है। उसमें राहुल जी का बहुत अच्छा रोल आज के सामने आया है, यह बड़ा ही सराहनीय है। अचानक कांग्रेसी कैसे हो गए? आप राहुल गांधी के कसीदे पढ़ने लगे? नहीं, कसीदा मैं नहीं पढ़ रहा हूं, कदम है क्या जो सामने है, क्या जो सामने है भूमि अधिग्रहण बिल जो आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लाए हैं, अरे भाई, तो एक तरह से देखा जाए जो देश की सबसे बड़ा उद्योग और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जिस चीज पर आश्रित हो, जिस कंपनी पर आश्रित हो, उसको लूटने का प्रयास की जा रही है। ये बात समझने की जरूरत है। मैं कसीदा नहीं पढ़ रहा हूं। अभी इन्होंने एक बात कही कि पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया कि ऐसा वो समझ नहीं पा रहे थे लोग। ये आपको लग रहा है उपेंद्र जी कि क्या पप्पू यहाँ से पास होंगे, या फिर मतलब अगर सीधे लफ्जों में कहा जाए कि जो आक्रामकता है, जिस तरीके से एक सूखापन देखने को मिला है कांग्रेस को लगातार चुनाव दर चुनाव, राहुल गांधी की आक्रामकता आने वाले विधानसभा चुनाव में खासतौर से किसानों को लेकर के आपको लग रहा है कि सरकार अब बैकफुट पे आएगी क्या? और दूसरा, ये मुद्दा क्या ऐसा बनेगा कि जो बिहार के चुनाव है, पश्चिम बंगाल के चुनाव है, और उसमें जो है कांग्रेस के लिए कुछ सकारात्मक चीजें आ सकती हैं? हमें तो नहीं लगता कि कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला है। ये विपक्षी नेता के रूप में हंगामा करें, शोर करें, ये ठीक है, इससे सरकार पर कुछ अंकुश रहेगा, लेकिन इसके कारण कांग्रेस को चुनावी फायदा होगा, इसमें हमें शक है। उसका कारण यह है कि बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी नहीं है। क्योंकि हो क्या रहा हमारे डेमोक्रेसी में कि जो सेकंड पार्टी होती है उसको फायदा होता है अगर सत्तारूढ़ पार्टी है जो कमजोर होती है। तो कांग्रेस है जो करीब 60% या 70% इलाकों में, 65% इलाकों में नंबर 2 पोजीशन पर भी नहीं है। तो इसलिए बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी होती है अलोकप्रिय, तो उसका फायदा नहीं है कांग्रेस को। तब वहाँ पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी कमजोर होती है तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस को कहाँ मिलेगा? कांग्रेस को मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इतने ही राज्य हैं, या ये कह सकते हैं अब शायद पंजाब में भी उतने नंबर पर आ गई है। तो ये जो कुछ चुनिंदा राज्य हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी से फायदा होना है। हमें लगता है 35% से ज्यादा नहीं है पूरे देश में। तो इसलिए कांग्रेस चूंकि जमीनी स्तर पर बहुत कमजोर हो चुकी है, समाप्त हो गई है बहुत जगह। तो इसलिए, और हमें लगता है कि राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं उसमें कोई मैच्योरिटी है, वो बहुत मैच्योर राजनीति की तरह नहीं
आ रहे हैं। वो जो बोलते हैं उसमें तथ्य बहुत कम होता है, हल्ला ज्यादा होता है, शोर ज्यादा होता है। तो शोर करने से सिर्फ आप शोर मचा सकते हैं, लेकिन उससे आपको कोई बहुत फायदा नहीं होगा। लेकिन ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र कभी कभी लोकतंत्र में शोर तंत्र का भी नहीं महत्व होता है। उपेंद्र जी, एक बात थोड़ा सा मैं कहूँगा, आपकी पार्टी को हो सकता है फायदा हो जाए बिहार में उनके कारण, लेकिन कांग्रेस की उन्होंने पूछा कांग्रेस को फायदा होगा कि नहीं होगा। देखिए, इसलिए आप जो एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, तुरंत लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद में चर्चा जारी रखते हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, नंदकिशोर गर्ग जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के। और ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे किस तरीके से राहुल गांधी अब आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सरकार को दिए हैं 10 में से 0 नंबर 1 साल के कामकाज के लिए, और कहा यह है कि भाई विदेश में तो बहुत घूम रहे हैं पीएम, लेकिन किसानों के घर क्यों नहीं जा रहे हैं। नंदकिशोर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो रवैया, अब आक्रामक रवैया देखने को मिल रहा है राहुल गांधी, आपको लग रहा है कि बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है, खासतौर से किसानों के मुद्दे को लेकर के, जिस तरीके से तमाम विपक्ष लामबंद है, और खासतौर से राहुल गांधी जो लगातार पद यात्रा कर रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं और किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी 18 देशों में शायद गए होंगे, और शायद 46 दिन, मेरा अंदाजा है शायद 45-46 दिन, और सारे देशों में भारत का नाम ऊंचा हो, भारत माता की जय हो, ऐसे दृश्य पैदा हुए जिसको देखने के लिए शायद 125 करोड़ लोग बरसों से लालायत थे। और दूसरी तरफ 58-59 दिन स्वयं जो गायब रहे, कहाँ रहे, देश में रहे, विदेश में रहे, क्या किया क्या नहीं किया, उसको बताने की स्थिति में जो व्यक्ति खुद नहीं है, वो आज इसके ऊपर कोई तंज कसे या कोई आक्षेप लगाए तो मुझे समझता है कि उसकी बुद्धि पर तरस आती है। और 10 में से 0 नंबर उन्होंने काफी दे दिया, शुक्र है कि माइनस नहीं दिए। इसलिए उनके इतना सीरियसली राहुल गांधी को लेने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं। भारत के लोग तो नहीं ले रहे हैं, मीडिया जरूर ले रहा है उसको। अब 1 साल का जो कार्यकाल है जी, उसके अंदर दुश्मन भी हमारे ये देख रहे हैं जी कि भारत ने तरक्की की है, भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है, महंगाई घटी है, और एक देश के अंदर ऐसा माहौल बना है कि अब एक लॉन्चिंग या उड़ने की स्थिति में हम लोग आए हैं कि हमारा एक मजबूत नींव बन गई है, जिसके 15 करोड़ लोगों का एक बैंक अकाउंट खुल जाए, उसके अंदर अब सबके इंश्योरेंस हो जाएंगे, 2 लाख रुपए अचानक मृत्यु पर, 2 लाख रुपए उसका लाइफ का भी, कुल 1 रुपया रोज देने में मात्र ये दोनों काम हो रहे हों। कभी क्यों नहीं सोचा, शायद पहले भी लोगों ने था, लागू नहीं कर पा रहे थे। और अंतर इतना ही है मोदी में और बाकी लोगों में कि मोदी जो सोचता है उसको करने की कुव्वत भी रखता है, करने की कोशिश भी है, और कोशिश है, सफल कोशिश है जी। ऐसा तो नहीं कि आप राहुल गांधी को ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसी तरीके से जैसे दिल्ली में, जिस तरीके से आपने दिल्ली में केजरीवाल को भी किया और उसका खामियाजा उठाना पड़ा। खामियाजा भुगता, पर केजरीवाल से आज जो एक्सपेक्टेशन थी, जिन लोगों ने उस पर विश्वास किया था, उनसे बात करके देख लें। एक आदमी जो अराजकतावादी था, है, जिसने पिछले गणतंत्र दिवस पे जो सीन पैदा किए थे वो रोज कर रहा है। उसने रोजाना लड़ाई झगड़े कर सकता है, शासन चलाना उसके बस की बात नहीं है। जिस आदमी को कमिश्नर रैंक का अपने आप को बताता है, उसे ये भी नहीं मालूम कि कोई कंफर्ट लेवल की गारंटी में क्या फर्क है, उसको ये भी नहीं मालूम कि ये जो कंपनियां हैं जिसको वो रिलायंस की बता रहा है, वो 49% दिल्ली की हैं, अपनी सरकार की हैं। 51% इक्विटी उनको दी थी। अच्छा तो ये है कि वो 51% इक्विटी उनको दे के विदा करे उन कंपनियों को जो फेल हो गई हैं। इसलिए ना केजरीवाल के लोगों के उसके बारे में फाइनेंस के एक्सपर्ट बैठे, उपेंद्र जी, क्या कंफर्ट राहुल गांधी में या आधी कंपनी मेरी हो तो क्या मेरे से पूछ के बिना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लोन देगी क्या? चलिए राहुल गांधी वापस आते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि सर जो कह रहे हैं कि जो केजरीवाल जी के बारे में, अरे भाई आप मोदी जी को देखिए ना जी,
अच्छे दिन आएंगे, सभी युवाओं का रोजगार मिलेगा, हैं? तो आज जो है 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। आपने भाषण वक्तव्य में कहा है, क्या हुआ? 1 साल के अंदर में आप कितने लोगों को एम्प्लॉय किए हैं? आज जो खाली सीट है, आज उसको भी एक भी आप नहीं भर पाए। जो करप्शन पकड़ने वाली जो जगह है, आप उसको भी फिलअप नहीं कर पाए। कैसी बात कर रहे हैं? विदेश घूम रहे हैं, बारे वाह, विदेश घूम रहे हैं और गरीब जनता यहाँ जो है, किसान यहाँ मर रहा है, उसके घर आप नहीं जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? चले इरफान साहब, आपसे जानना चाहेंगे राहुल गांधी का मुद्दा, आखिरी सवाल उठता है कि उसके बाद फिर बिहार पे हम चर्चा करेंगे। आपसे मेरा सवाल यही रहेगा, क्या जिस तरीके से अब राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं, आपको लग रहा है कि जो सूखा पड़ा हुआ था कांग्रेस के लिए, उसे दूर कर पाएंगे राहुल गांधी, जो लगातार तमाम विधानसभा चुनाव लगातार हार रही है कांग्रेस? देखिए, पहले से मैं आऊंगा, आपने उपेंद्र जी से पूछा कि कांग्रेस को क्या फायदा होगा, तो फायदा कांग्रेस को होगा, लेकिन कांग्रेस आईसीयू से निकल सकती है, जनरल वार्ड में आ सकती है, लेकिन कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा कि ठीक हो जाए कांग्रेस, ये मुमकिन नहीं है। और विदेश घूमना गुनाह नहीं है, विदेश से हासिल क्या हुआ, यह बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब शायद जो भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार है वो जरूर देगी कि फायदे हमें क्या क्या हुए और फायदे नजर आ रहे हैं कि नहीं। और राहुल गांधी अगर एक्टिव हुए हैं तो बहुत वक्त लगेगा, बहुत देर हो चुकी है, काफी वक्त निकल चुका है, काफी वक्त बर्बाद हो चुका है। इसलिए राहुल गांधी को मुझे लगता है कि अभी फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई नतीजा अगर निकल भी सकता है तो उसके लिए कम से कम यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल यहां भूल जाएं, मेहनत करें, अभी मेहनत करनी होगी, उसके बाद कोई नतीजा बरामद होगा। कांग्रेस का गैप काफी बढ़ चुका है, फासला कांग्रेस का लोगों से, आवाम से बढ़ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक रोक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे बिहार के अंदर अब सियासी घमासान तेज हो रहा है, क्योंकि अब ये उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं कि सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं। क्या कुछ नए समीकरण बन रहे हैं, इस पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और अब बात करते हैं आज के दूसरे मुद्दे की। दूसरा मुद्दा, जी हाँ, बिहार पे हम बातचीत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरीके से अब धीरे धीरे दिन नज़दीक आ रहे हैं, सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने हैं, वैसे वैसे अब सियासी सरगर्मी बढ़नी शुरू हो गई है। जनता परिवार को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही थी, लेकिन अब तक विलय को लेकर के स्थिति स्पष्ट है नहीं। एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आता है कि चुनाव तक कोई विलय नहीं होगा, तो उसके बाद लालू प्रसाद का बयान आता है कि किसी भी सूरत में चुनाव से पहले विलय करा लिया जाएगा। पप्पू यादव अपनी अलग पार्टी बनाते हैं। कांग्रेस की भूमिका क्या होगी अभी तक स्पष्ट है नहीं। इन तमाम चीज़ों में बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा शकील अहमद क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनको सुनते हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए और ये चुनाव तो समय पे होने वाला है। नवंबर दिसंबर में वैसे भी एक्सपेक्टेड था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि अक्टूबर नवंबर में या सितंबर अक्टूबर में होगा, तो बहुत समय पर ही चुनाव होने वाले हैं। तो कांग्रेस तैयार है, हर राजनीतिक दल की तरह हमने भी तैयारी की है और हम उम्मीद करते हैं कि हम जनता को विश्वास में लेकर उनका ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह और प्रेम और विश्वास हासिल करने का प्रयास करेंगे। चलिए, वहीं शरद यादव क्या कुछ कह रहे हैं। जिस तरीके से पप्पू यादव ने अपनी पार्टी बनाई है वो भी सुनिए। इस तरह कई लोग होते हैं, पार्टी एक दिन में थोड़ी बनती है। पूरी जैसे आदमी की उम्र से ज़्यादा लगती है उसमें समय। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदकिशोर गर्ग जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मिथिलेश प्रसाद जी हैं, नेता जेडीयू के, उपेंद्र प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, और साथ ही साथ अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, दिलीप के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप राइटर जैन टीवी के। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे उपेंद्र जी, जो स्थिति बन रही है कैसे देख रहे हैं? बिहार का चुनाव हमेशा ये कहा जाता है कि सबसे मुश्किल चुनाव होता है पूरे देश के अंदर अगर देखा जाए तो। क्या स्थिति देख रहे हैं, क्या नए सियासी समीकरण बन रहे हैं? अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है जनता परिवार को लेकर के। पप्पू यादव का बयान आता है कि वो चाहते हैं मांझी और कांग्रेस उनके साथ आए। इधर जनता परिवार कोशिश ये कर रही है कि उनको कांग्रेस का समर्थन मिले। अलग अलग पार्टीज की क्या कुछ भूमिका आप देख रहे हैं? देखिए, बिहार की भी राजनीतिक स्थिति, चुनाव पूर्व राजनीतिक स्थिति वही हो गई है जो 1995 के पहले की थी।
बहुत सारी पार्टियां थी, लड़ी थी। पप्पू यादव ने अलग पार्टी बना ली थी, आनंद मोहन ने अलग पार्टी बना ली थी, नीतीश कुमार ने अलग पार्टी बना ली थी, बीजेपी अलग से चुनाव लड़ती ही थी, कांग्रेस अलग से थी, मतलब बहुत सारी पार्टियां थी। 7-8 पार्टियां बहुत ही सीरियसली चुनाव लड़ रही थी अलग अलग होकर के। कोशिश की गई थी कि CPI ML और नीतीश कुमार की समता पार्टी में तालमेल की, लेकिन वो भी नहीं हो पाई थी। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों पार्टियां दावा कर रही थी कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मिलकर नहीं लड़ रहे थे। तो बिल्कुल उसी तरह की स्थितियां पैदा हो गई है। उसमें लालू यादव थे केंद्र में और लालू यादव के खिलाफ सब लोग हमला कर रहे थे। और अभी स्थिति क्या है कि अभी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और सभी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराने का आह्वान कर रहे हैं, उसकी अपील कर रहे हैं। उसमें लालू को लोग हरा रहे थे, उसमें लालू बनाम अन्य था और अन्य लोग बिछड़े हुए थे, या मतलब है कि अलग अलग बटे हुए थे। इस बार है कि भारतीय जनता पार्टी है बनाम आदर्श है। तो आदर्श में है कि एक हो रहे हैं, नहीं एक हो रहे हैं, लेकिन जितने महत्वाकांक्षी लोग हैं इनमें इतने सारे, इससे हमें नहीं लगता कि लोग एक हो पाएंगे। ये विलय नहीं हो पाया, गठबंधन शोर मचेगा, फिर गठबंधन भी नहीं हो पाएगा। ये लोग कहेंगे जबरदस्ती कि हमने गठबंधन करके लड़ रहे हैं, लेकिन गठबंधन ये लोग कर भी नहीं पाएंगे। उसके बाद भी इनका दावा अंत तक, वोट पड़ने के दिन तक दावा करते रहेंगे कि हमने गठबंधन किया हुआ है, लेकिन गठबंधन नहीं होगा। तो वो स्थिति 1995 वाली आ रही है। थोड़ा सा डिफरेंट यही है कि उसमें लालू यादव मुख्य थे, लालू की सरकार भी थी उस समय। इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्य। तो इसी तरह से होगा। और पप्पू यादव हो गए, मांझी हो गए। अब देखिए पप्पू यादव मांझी के साथ कुछ कर रहे थे, आज मालूम हुआ उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, यानी मांझी की पार्टी से वो नहीं जुड़े हैं। तो यहाँ सभी लोग हैं कि अपना अपना एक जबी पार्टी रखना चाहते हैं, एक ऐसी पार्टी का ऐसा आउटफिट बना के रखना चाहते हैं, उसको संगठन क्या कहिए, आउटफिट कहिए, गैंग कहिए, जिसका वो सरदार हो और सुप्रीमो हो, और उन्हीं के हिसाब से अगर 5 आदमी को टिकट मिलना है तो वो डिसाइड करेंगे कि वो 5 आदमी कौन हो। तो ये बहुत विचित्र स्थिति है और बिहार के लिए पहली स्थिति नहीं है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि किधर क्या जाएगा मामला, क्या जाएगा, अभी कुछ कहना मुश्किल है। दिलीप जी, आप कैसे देख रहे हैं? आप बिहार होकर के आए, वहाँ की स्थितियों को समझा, और जो जिस तरीके से अभी से उथल पुथल मची हुई है, कहीं उथल पुथल नहीं है। देखिए चुनाव से पहले जनता परिवार के अंदर तो मची हुई है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। देखिए जो कुछ चीजें, कुछ स्वाभाविक चीजें होती है सियासत में भी, और इस विलय का जो कथित रूप से जिसे हम जनता परिवार कह रहे हैं, वो कई परिवारों का मिलन होना था। अब इन परिवारों के अलग अलग मुखिया है, उनकी अपनी जो है राजनीतिक उनकी महत्वाकांक्षा है, उनके अपने परिवार हैं। उस परिवार के बियॉन्ड अगर वो सियासत उनके परिवार को सूट नहीं करता है तो वो उस सियासत को आगे नहीं बढ़ाते हैं। इसमें चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, वो अपने परिवार को देख रहे हैं। उस समय बिहार उनके पॉलिटिकल मैप पे है कि उससे सत्ता कैसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो रणनीति है कि कैसे उनके बाद उनका परिवार उस पार्टी पे, उस सियासत पे कैसे उन विरासत में उसे मिले, उनको मिले या उनके परिवार के लोगों को मिले। तो एक तरफ ये, दूसरी तरफ मुलायम सिंह जी के हैं। और इसके अलावा बिहार में अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे छोटे बड़े परिवार हैं राजनीतिक, जो कोई LJP बनाए हुए हैं, कोई RLSP कोई बनाए हुए हैं, कोई पप्पू यादव एक पार्टी बना रहे हैं, कोई एक मांझी। तो बिहार में पार्टी से ज्यादा नेता है, इसलिए आप देखिए जब पार्टी कम पड़ रहा है तो नेता नए पार्टी को ईजाद कर रही है। एक ये स्थिति है वहां पे। लेकिन असल बिहार में अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी और JDU का जो गठबंधन टूटने के बाद बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, विकास की स्थिति क्या है, वहां पे जो एक सामाजिक समरसता जिसकी बात करते थे नीतीश कुमार या तमाम लोग, उसकी स्थिति क्या है, जो आम लोग हैं उनकी पीड़ा क्या है, आम लोग वहां क्या चाहते हैं, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि राजनीतिक दल जो हैं उनकी किस तरह की रणनीति है। ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये सियासी उठापटक है, ये दूसरे पहलू को हम नहीं देख पा रहे हैं। इस वक्त सिर्फ देख रहे हैं कि राजनेता क्या कर रहे हैं, और राजनेता वहां पे अपने चुनाव के संकेत दे दिए गए हैं कि सितंबर अक्टूबर में होंगे। उससे पहले कौन सा दल विलय करेगा या कौन सा दल का गठबंधन होगा या किस दल की भूमिका। अब पप्पू यादव और जीतन राम मांझी चुनाव जीतने के लिए पार्टी नहीं बना रहे हैं, सबको पता है। वो जो भी कुछ करेंगे उससे किसको फायदा होगा या किसको नुकसान होगा उससे ज्यादा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस पार्टी, CPI ML अगर मिलके चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, या उनके सीट एडजस्टमेंट पे कहीं कुछ, अब क्योंकि तमाम
कांग्रेस पार्टी भी एक कम से कम आक्रामक रूप से, जो आप इससे पहले बहस कर रहे थे कि राहुल गांधी अपने पार्टी को खड़ा करने में लगे हुए हैं, मोदी के खिलाफ हैं, तो मोदी के खिलाफ है तो बिहार में क्या करेंगे, किसके साथ जाएंगे, ये भी उनके लिए भी चुनौती है। तो कुल मिलाकर के जो इस वक्त जो सियासी गणित बैठाने में तमाम नेता जुड़े हुए हैं, ये उनकी जो पॉलिटिकल जिसको कहते हैं अपनी जमीन तैयार करने की जो उनकी रणनीति है, उसी का हिस्सा है। आप 2 दिन पहले हमने सुना था, उस पर ऑलरेडी चर्चा हम कर चुके हैं कि रघुवंश बाबू क्या बोल रहे हैं, राम गोपाल जी क्या बोल रहे हैं, लालू जी क्या बोल रहे हैं, नीतीश जी कहते हैं ले सारे 243 सीट लालू लड़ ले, तो खींच के बोल रहे थे वो, उस बयान को भी हमने देखा। तो कुल मिलाकर के इस वक्त जो स्थिति है वो राजनीतिक दलों के बीच में कोई सामंजस्य या कोई रणनीति, एक जिसको कहते हैं सुलझी हुई रणनीति किसी के पास भी नहीं है। वहां किसी बीजेपी भी अगर है तो बीजेपी की भी रणनीति ऐसी नहीं है कि हमें बिहार के को चुनाव जीतना है, और इस बिहार बीजेपी भी इस पूरे कंफ्यूजन को पैदा करने में बीजेपी की भी एक अहम भूमिका है। वहां वही मेरा सवाल ये है आपसे कि अब ये जो कंफ्यूजन चल रहा है, इतने सारे दल खड़े हो रहे हैं, आपको लगता है इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? मैंने वही बोला, बीजेपी की रणनीति वही है कि जितना जो फोर्स बीजेपी के विरोध में खड़ी है, जितने भी लोग, जितने भी दल, वो जितना बटे रहे बीजेपी के लिए उतना फायदा है। ये रणनीति बीजेपी की है, इसलिए आपको ज्यादा कंफ्यूजन इस वक्त नजर भी आ रहा है। नंदकिशोर जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या बीजेपी की रणनीति अब यही है, या इसी चीज को लेकर के, इसी स्ट्रेटजी को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे बिहार में, कि चूंकि एक एंटी इनकम्बेंसी जो है 1 साल हो गए हैं आपकी सरकार को, तो थोड़ी बहुत रहती है, तो क्या बिहार के अंदर इसी स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं कि जितने ज्यादा जो विपक्ष है वो आपस में बटा रहे, एकजुट ना होने पाए, उसमें आपका ज्यादा फायदा होगा? क्या रणनीति क्या है आपकी बिहार चुनाव को लेकर? विपुल जी, बिहार ने 8 साल ऐसा शासन देखा जिसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश ने, और लोग कहने लग गए थे कि एक शासन है जिसके अंदर विकास होना शुरू हुआ है, टीचरों की बहाली हुई है, ठेकेदार काम करना शुरू किया। 8 साल एक अच्छी सरकार हमने मिलके चलाई, और लगभग हम 100 के करीब थे, वो 115 थे, इसलिए कोई किसी पे दबाव नहीं था, मिलके सबका एक ही लक्ष्य था, बिहार को आगे बढ़ाएं। और उस पैरामीटर पे बिहार आगे बढ़ता नजर आया। सारे पैरामीटर जितने थे, कृषि की बढ़ोतरी हुई, उत्पादन की, और काम होना शुरू होकर एक पॉजिटिव माहौल बना। परंतु नीतीश जी सीधा प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में, और लगभग 1.5 साल पहले जब से उन्होंने संबंध खराब किए हमसे और संबंध तोड़े, उसके बाद बिहार की क्या स्थिति है कि आज फिर से किडनैपिंग है, फिर से वही अराजकता का माहौल है, जिस अराजकता के माहौल से निकालने के लिए लालू को कोस के नीतीश कुमार आगे बढ़े थे। परंतु पार्लियामेंट के चुनाव में पिटाई होने के बाद फिर से, जैसे समाजवादियों का चरित्र रहा है, वैसे तो ठीक कह रहे थे दिलीप जी, समाजवादी कहा तो परिवारवादी हैं, उन सब ने फिर से एक होने की रट लगाई, और एक होने की बजाय फिर एक की बजाय जितने थे उससे भी 2 ज्यादा बन गए। एक पप्पू हो जाएंगे, एक मांझी हो जाएंगे, तो जितने थे उसमें 2 एडिशन हो जाएंगे विद इन ए ईयर। और ये केवल जाति की राजनीति करते हैं, और हम पूरे समग्रता से देश की बात करते हैं, 125 करोड़ लोगों की, या बिहार का जो आज लगभग 10 करोड़ की आबादी होगी, उसकी हम बात करेंगे, और उसके आधार पर बिहार को फिर से तेजी से आगे बढ़ता हुआ लोग देख सके, उसके लिए काम करेंगे। तो इनका फूट तो होना स्वाभाविक है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके डीएनए में ये है कि आपस में 2 दिन इकट्ठा लगातार बैठ नहीं सकते, और 4 दिन ये अलग अलग रह भी नहीं सकते। ये बिहार चुनाव में कोई चेहरा सामने रखेंगे क्या आप? या दिल्ली चुनाव के बाद आप कोई चेहरा सामने नहीं रखा जाएगा? वो भी बातचीत हो रही है बीजेपी में। बीजेपी के आज खबर है, अगर आप देखें उसमें, कि बीजेपी के नेता जो हैं अपने गठबंधन के दलों के नेताओं से बात कर रहे हैं कि किसी चेहरा को आगे रखना है या नहीं रखना है, सीट किसको क्या मिलना है, ये बातचीत तो उनकी जारी है। पर दिल्ली के अनुभव के बाद करेंगे क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट? नहीं, दिल्ली का अनुभव हमारा दिल्ली में रिवर्स था। हमारे खिलाफ जितना वोट था वो सारा एक जगह चला गया, जिसका भी दिलीप जी ने बिहार में इसका उल्टा सीन नजर आ रहा है। जो आज दिल्ली में हम ज्यादा वोट लेके भी हारे हैं, क्योंकि सारा वोट एक जगह चला गया, कांग्रेस का, जनता दल का, समाजवादी का, जो बिहार में होने वाला नहीं है। दिल्ली का अलग एक अपना कैरेक्टर है, दिल्ली के अंदर एक महानगर के जो अपने गुण हैं वो हैं, और लोगों ने परंतु एक तरफा वोट बिहार के गुण अलग हैं। बिहार की सियासत जातीय समीकरण, इस दोनों के बाहर बहुत कम अभी तक जो चीजें बनी हैं, जो बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन का आधार भी वो सोशल इंजीनियरिंग ही था। और इस बार जो लालू जी और नीतीश जी मिले हैं वो भी सोशल इंजीनियरिंग का ही एक
कैलकुलेशन था, लेकिन वो कैलकुलेशन काम अभी इस वक्त तक, जब तक हम बातचीत कर रहे हैं तब तक जो लग रहा है कि ये कैलकुलेशन शायद उनका फेल कर जाए, क्योंकि उसके जो नीचे जो चीजें हुई है, जो पिछले 8 साल में बीजेपी के और जेडीयू के शासनकाल में जो यादव ठेकेदार थे, जो यादव महत्वाकांक्षी नेता थे, वो ये मानते हैं कि अगर उनके ये बुरे दिन हुए नीतीश के काल में, उसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं। तो वो नीतीश कुमार के साथ जाके पप्पू यादव की नई पार्टी बनाने का पीछे भी आधार वही है। उनको पता है कि यादव कभी भी लालू यादव के साथ, नीतीश के साथ जाने, लालू यादव के साथ जा सकते हैं लेकिन नीतीश के साथ नहीं जा सकते हैं। तो आज शायद लालू यादव की ये मजबूरी भी हो कि बिहार में चुनाव लड़े तो अपने जो कम से कम उनका जो कोर वोट है उसको तो बचा के रखें, और नीतीश के साथ विलय नहीं करने के पीछे एक कारण हो सकता है। उपेंद्र जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। उपेंद्र के साथ साथ एक छोटा सा रिएक्शन जरा मिथिलेश से ले लें। मिथिलेश जी, कहाँ चूक हुई? नीतीश कुमार बड़े कुशल राजनीतिक, हर फैसला उनका जो है अब गलत साबित हो रहा है, चाहे वो बीजेपी से अलग होना हो या फिर मांझी को मुख्यमंत्री बनाना हो। अब जनता परिवार की बात हो रही थी, उसमें भी अभी स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कैसे, क्या रणनीति है आपके नेता की बिहार के? देखिए, हमारे नेता का जो रणनीति है तो यह बड़ा ही सटीक है, और जिस टाइप से समाजवादी जो ग्रुप का एक जगह कुनबे के लोग को आए हैं, ये बड़ा ही अच्छा वातावरण बना है। और हम समझते हैं कि बिहार में जो अभी दिलीप जी कह रहे थे कि इस तरीका का माहौल, अरे भाई आप दिल्ली का माहौल भी तो देखिए ना। दिल्ली में तो कोई जातीय समीकरण आपको दिल्ली में चुनाव लड़ना है, बिहार में चुनाव लड़ना है। दिल्ली आपको कहां लड़ना है? भारतीय जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट और बिहार में जो सुशासन और नीतीश जी का जो कार्य है, वो कार्य भी तो वोटर है। आप मिथिलेश जी आज जो है नीतीश जी का जो कार्य शैली रही है, जो एक वातावरण बनाया है, बताइए तो चुनाव कहाँ लड़ना है? बिहार में जो वातावरण बदली है, 55 वोट आपको चुनाव कहाँ लड़ना है? चुनाव आपको बिहार में लड़ना है, दिल्ली में लड़ना है? आपने जो दिल्ली की चर्चा की, तो मैं आप दिल्ली की चिंता नहीं की ना, उसी जगह बगल में झारखंड में लगातार सरकार रही। आज झारखंड का स्थिति क्या है? आपको चुनाव कहाँ लड़ना है? आप जो उदाहरण झारखंड में शून्य, दिल्ली आज के अंदर की कोई विधानसभा या 200 वोट, आप बिहार में आइए, बिहार से पूछा जाता है, आप आते हैं दिल्ली में 200 वोट। आपका जैसे आपको लोकसभा चुनाव से पहले कुछ भी सवाल पूछा जाता था, आप बात करते थे मोदी के। आज आपको सवाल बिहार से पूछा जाता है, आप करते चुनाव दिल्ली में देखिए क्या हुआ, झारखंड में देखिए क्या हुआ, देखिए आप जम्मू कश्मीर में क्या, आप जो कॉन्फिडेंस करके कह रहे हैं, आप बिहार की बात गलत है। आप बिहार की बताइए, कॉन्फिडेंस, आप सही बात बताइए की जो कार्य शैली है और जो उन्होंने विकास किया है, आप सही गांव में बिजली और सड़क पहुंचाया है, तो एक बहुत ही दूसरी बात है जो बिहार लगता था कि रहने योग्य नहीं, आज उस बिहार को बनाने का काम अगर वो किसी ने किया है, उसका नाम नीतीश कुमार है। इसलिए नीतीश जी की जो पिछले कार्य शैली है उस पर कोई अंगुली नहीं उठा। 8 साल के बाद पिछले 1 साल में क्या हुआ है वो तो देखिए आप बिहार में। नहीं, तो 1 साल के अंदर में तमाम जगह आप देखेंगे बिहार में आज भी सुशासन है, और बिहार में आज भी जनता जान रही है कि कोई दूसरा चेहरा नहीं है नीतीश के अलावा बिहार में आज के डेट में। अगर ये सुशासन का नमूना है तो बिहार के लोग आपको सुन रहे होंगे, जहां भी सुन रहे होंगे आपसे पूछेंगे सवाल। नहीं तो हम तो साफ से थोड़ा बातें कह रहे हैं, जो गया हुआ वो जो भारतीय जनता पार्टी की जो मुखौटा जो जनता के सामने पेश किया गया था, वो जनता जान रही है, बिहार की जनता जान रही है। अपने मुखौटे को बताइए। फाइनल कमेंट जरा उपेंद्र जी से लेते हैं। फाइनल कमेंट सर आपकी तरफ से। देखिए, लालू यादव नीतीश कुमार का जो गठबंधन है ये बहुत ही अननेचुरल गठबंधन है, क्योंकि दोनों का जो सपोर्ट बेस है वो एक दूसरे के खिलाफ है। नीतीश कुमार का सपोर्ट बेस मुख्य रूप से गैर यादव पिछड़ा है, तो गैर यादव पिछड़ा है जो पूरी तरह से यादवों के भी खिलाफ हो गया है। उसमें पूरा एंटी लालू सेंटिमेंट है। लालू यादव को अब पिछड़ों का नेता बिहार में नहीं माना जाता है, यादवों का नेता और मुसलमानों का नेता माना जाता है, M/Y इक्वेशन। तो वो है कि अगर नीतीश इनके साथ जुड़ते हैं तो उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ चला जाएगा। लालू यादव और नीतीश को प्रोजेक्ट करते हैं तो लालू का जो सपोर्ट बेस है यादव, उसका एक बड़ा हिस्सा है जो टूटकर जहां तहां चला जाएगा, पप्पू के साथ चला जाएगा, बीजेपी के साथ जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो इसलिए नीतीश कुमार लालू का जो गठबंधन है पूरी तरह से अननेचुरल गठबंधन। लेकिन लोग
बहुत सारे एनालिस्ट बोले हैं कि ये भी ओबीसी है, वो भी ओबीसी है, तो ओबीसी कंसोलिडेशन होगा। लेकिन ओबीसी में जो दरार पैदा हो गई है यादव और गैर यादव में, वो मुश्किल खड़ी कर सकता है। अपर कास्ट के खिलाफ जो नॉन यादव ओबीसी के जो गैप है, उससे बड़ा गैप हो गया है यादव। ओबीसी आयोग के रिपोर्ट को देखिए वो क्या कह रहे हैं उसमें, इसीलिए। लेकिन ये है कि नीतीश कुमार को हमें लग रहा है कि वो वापसी कर रहे हैं। जो दिल्ली में दिल्ली में केजरीवाल ने जिस तरह से वापसी की है, उतनी तो बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों में, खास करके भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को बहुत संख्या में वोट दिया ओबीसी ने लोकसभा चुनाव में, लेकिन संदेह पैदा हो रहा है। खासकर जाट आरक्षण का जो मामला है, इसका बिहार में जबरदस्त इस्तेमाल किया जाएगा। अगर बीजेपी ने केंद्र सरकार ने मूव कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी कि जाटों को दिया जाए आरक्षण, तो इसका निश्चित रूप से असर पड़ेगा। फिर नीतीश कुमार वहां रिवाइव भी कर सकते हैं और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भी वो आ सकते हैं, क्योंकि ओबीसी बहुत बड़ा फैक्टर है। और ओबीसी ने अभी तक नीतीश कुमार को राइट ऑफ नहीं किया है। ओबीसी वहां गैर यादव ओबीसी ने भले नरेंद्र मोदी को पसंद किया होगा प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर की बात होगी तो उनका रुझान उधर हो सकता है। और उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी उनको महत्व दे रही थी, क्योंकि वो ओबीसी के, खासकर नॉन यादव ओबीसी के लीडर के रूप में उभर चुके थे। जो नेशनल बैकवर्ड कमीशन जो है, जिसका जो खबर भी है कि उसमें कई तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग उसमें, जिनको बहुत फायदा मिल चुके हैं, जो बहुत ज्यादा उसमें फॉरवर्ड अमॉन्ग द बैकवर्ड, उसकी खबर आज छपी है। तो बिहार में ऑलरेडी का पूरी फार्मूला में है ही। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ कि अगर राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी प्रधानमंत्री को एक कॉल लेना है, उसमें क्या करते हैं मुझे नहीं पता है, हमें नहीं लगता है इसमें कुछ मुझे नहीं पता है, लेकिन कुल मिलाकर के जो चीजें आ रही है, उस चीज को बिहार में ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। इसका असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी को भारी नुकसान। आप जो है डिवाइड एंड रूल तो कर सकते हैं, लेकिन यूनाइट एंड रूल करना इस आप अभी तक के सियासत में मुझे मुश्किल लगा है, मुझे कहीं देखने को मिला नहीं है। तो जो ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और जो अन्य कुछ पार्टियां हैं, जनता परिवार, तमाम गठबंधन, सीपीआई-एमएल, ये जो यूनिटी की कोशिश कर रहे हैं, इस यूनिटी के कोशिश के पीछे पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? वो अरिथमेटिक है। वो अर्थमेटिक है। और जो ऑलरेडी डिवाइड पहले किया जा चुका है, उसमें यूनाइट होने के लिए जो उपेंद्र जी ने कहा कि आज जो लालू और नीतीश के वोटर्स हैं, जो आधार है, जनाधार है, उसके अलावा जो लेफ्ट का जनाधार है, कांग्रेस का जनाधार है, तमाम जो जनाधार हैं, वो जनाधार जो डिवाइडेड पहले हैं, अब यूनाइटेड होने के जो कोशिश है, वो अगर नेता यूनाइट भी हो जाते हैं तो वो सपोर्टर यूनाइट होंगे या नहीं होंगे, वो देखने वाली बात है। चलिए सर, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी आपका, उपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल अब 5 से 6 महीने बाकी रह गए हैं और निश्चित रूप से अभी न जाने कितने और उलट पलट उथल पुथल देखने को मिलेगी। पल पल की जानकारी आपको जी टीवी मिलती रहेगी। फिलहाल घटना चक्र में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए NTV। नमस्कार।